हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट रिवीजन वीडियो, वो भी हमारा LMR सीरीज का पार्ट आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं। और आज हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे होंगे वो चैप्टर का नाम है 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 2 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर यू कैन से, बहुत ही सुंदर चैप्टर, बहुत ही मतलब न्यू जनरेशन वाला टॉपिक है। क्योंकि यार हमें जो साइंस का सिलेबस पढ़ाया जाता है वो बहुत पुराना सिलेबस है और उसमें कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इवन हमने भी पढ़ा था। लेकिन हम जब 10th स्टैंडर्ड में थे तो हमें ये माइक्रोबायोलॉजी जो था ना वो बहुत रेयर था, मतलब बहुत कम था। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो कि आप लोग को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने मिल रहा है और आपको ये जानने मिल रहा है कि एक्चुअल में ये माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, भले ही आप लोग आज ये जो वीडियो देख रहे हो LMR सीरीज हमारा वन शॉट वीडियो की तरफ से देख रहे हो, भले ही आज सिर्फ रिवाइज करने के लिए देख रहे हो, लेकिन ट्रस्ट में ये टॉपिक उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। यानी कि अगर आपको करियर सोचना है माइक्रोबायोलॉजी में तो बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स है, बहुत अच्छे बिजनेसेस है, ऐसे कई सारी चीज जो है आप इससे आज सीखोगे और अपने फ्यूचर में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो तैयार हो जाओ आप सभी लोग इस चैप्टर की पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले अगेन मैं बता दूं कि हमने इस चैप्टर का पूरा रेगुलर लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया था। पूरा जितना भी रेगुलर लेक्चर्स था हमने हर एक चीज के बारे में बता दिया था आपको। और आज हम लोग अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस, जो आपके एग्जाम्स में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, वो हम लोग रिवाइज कराएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। तो क्या आप लोग हमारे साथ तैयार हो इस वीडियो के अंदर रिवाइज करने के लिए मेरे साथ? तो फटाफट से रेडी हो जाओ दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अभी से कंटिन्यूअसली हमारा वीडियो आएगा इसका, हमारे माइक्रोबायोलॉजी का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ये जो वर्ड आपको दिख रहा है माइक्रोबायोलॉजी, इसका है क्या मतलब। तो माइक्रो का मतलब जो होता है दोस्तों, ये वर्ड आपको दिख रहे होंगे, माइक्रो का मतलब होता है दोस्तों माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव म्हणजे काय, जो हमको अपने आंख से दिखाई नहीं दे सकता। यानी कि अगर एक कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम देख नहीं पाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रोब्स कहलाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। नाम से ही माइक्रो है, क्यों, हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हमें देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो उसको देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रोब्स है, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो वी नो दैट बायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज द बायोलॉजी। तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बायोलॉजी जो कनेक्ट करते हैं तो हम इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसकी अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लोग प्रोकैरियोट्स, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, साथ ही में जो यूकैरियोट्स जो होते हैं ना, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना होता है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, नॉट वेल डेवलप, न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप नहीं होता है। और वही यूकैरियोट्स की बात करें, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप्ड क्या होता है, ये वेल डेवलप्ड होता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स नॉट वेल डेवलप्ड और यूकैरियोट्स वेल डेवलप होता है, ये आपको ध्यान में रहेगा। क्लियर है। अब यहां पे आपको एक और चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि जो प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स, यानी कि कोई भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, अगर इसका हम स्टडी करते हैं और उससे ही, उसकी स्टडी करने के बाद उसी से हेल्प लेके हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन बनाने में। जो दवाइयां आप लोग खाते हो, बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती है जो कहीं ना कहीं इन माइक्रोब से बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, और उससे कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। एंटीबायोटिक्स का आपने नाम सुना होगा, इस चैप्टर में हम लोग एंटीबायोटिक्स भी पढ़ने वाले हैं। एंटीबायोटिक्स इज मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बिलीव नहीं करोगे आप लोग। तो ऐसे कई सारे चीज जो है इवन माइक्रोब्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्रोटीन्स बनाने में, ठीक है, अप्लाइड जेनेटिक के फील्ड में इस्तेमाल होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कई सारे अदर फील्ड्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, एंड खासकर इंडस्ट्रियल अप्रोच में भी यूज किया जाता है। तो उसको तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में बोलूंगा या फिर माइक्रोबायोलॉजी बोलूंगा, लेकिन यहां पे कई सारी चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए कहा जाता है इसको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं हम लोग इसको, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब एक और चीज समझ लो, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हो गया। अब एक और चीज समझ लो, अगर बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इंडस्ट्रीज में क्या इसका यूज है। इंडस्ट्रीज में अगर मैं बात करूं
ठीक है। इंडस्ट्रीज में अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे खाने के पदार्थ बनते हैं, उसमें इन टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट बनाया जा सके। वो प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है और वही चीज हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल बायोलॉजी, यानी कि द साइंस जिसके हेल्प से हम लोग अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं कमर्शियल यूज करते हैं माइक्रोब्स का। कमर्शियल यूज यानी खरीदने बेचने के लिए, कमर्शियल यूज। ठीक है, कमर्शियल यूज करते हैं अगर हम लोग, तो कमर्शियल यूज जब करेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रीज। क्योंकि देखो, हम कोई सामान को एक पर्सनल यूज के लिए अगर ले रहे हैं तो उसको हम लोग एक तरीके से क्या बोलेंगे? पर्सनल यूज के लिए। लेकिन हम ऐसे यूज के लिए ले रहे हैं ताकि उसका हम लोग कुछ प्रोडक्ट बना सके और उसको बेच सके मार्केट में। तो वो क्या है? कमर्शियल यूज करने के लिए हम लोग ले रहे हैं, जिसके हेल्प से अलग अलग मार्केट प्रोडक्ट्स हम बना सके, उसको हम बाजार में बेच सके और उससे हम लोग मुनाफा कमा सके, पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए इसका कमर्शियल यूज किया जाता है। और वो कहां इस्तेमाल होता है? इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, अगर हमें बात करें, इसका मेन फीचर यही होता है। तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में। ये भी समझ लो, सबसे ज्यादा जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या फिर माइक्रोबायोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो कहां इस्तेमाल होता है दोस्तों? फर्मेंटेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक सेकंड मुझे रुक जाना। ओके, चलो। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है? जैसे आपका दूध जो होता है, मिल्क, आपको पता है मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड के अंदर, दही के अंदर। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्या होता है कि दूध दही में बन जाता है? आप बोलते हो सर थोड़ा सा दही लेके आने का मार्केट से खरीद के, उसको डाल देने का किसमें? दूध में। थोड़े टाइम के बाद वो दूध दही बन जाता है। ये सबको पता है यार, इवन हम लोग ने भी किया है। इवन कभी कभी हमको भी खाने का मन करता है तो हम वो पैकेट वाला दही खरीद के लाते हैं, सीधा खा लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमें लगता है कि नहीं घर पे ही जमा के खाना चाहिए, एक दही जो होता है ना वो घर पे जमाते हैं। तो दूध लेने का मैं आपको बता, तो अगर आपने नहीं किया होगा, अपनी मम्मी से पूछना जरूर जाके, आपके एल्डर्स होंगे उनको पूछना। क्या करना? दूध लेना, उसको थोड़ा सा गर्म करना, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना। जैसे ही वो ठंडा होने वाला रहेगा, उसमें थोड़ा सा सिर्फ इतनू सा दही मार्केट से लाके उसमें अंदर डाल दो और उसको 6-7 घंटे के लिए छोड़ दो। देखना आपका पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें ऐसा क्या है? ऐसे दूध में हमने वो दही में जब डाला तो हम ऐसा क्या हुआ कि उसमें क्या हो गया? वो कन्वर्ट होकर कर्ड में बन गया। तो वो प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। तो एक्चुअल में एक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई करके एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया जब दही में रहता है, वो दूध में जाने के बाद क्या करता है? अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है फटाफट से। एंड मिल्क का जो लैक्टिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट कर लेता है, सॉरी, मिल्क का लैक्टोज जो होता है, मिल्क का क्या होता है? लैक्टोज जो होता है दोस्तों, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से ही हमारा जो दही होता है वो खट्टा लगता है। क्योंकि ये चीज आपने 9th में पढ़ाया होगा, 8th में मैंने पढ़ाया था आपको कि जब भी कोई एसिड का जिक्र होता है तो वो खट्टा लगता है। एसिड को पहचानने का सबसे सही तरीका क्या है? अगर वो टेस्ट में खट्टा लग रहा है तो समझ जाना क्या है, वो एसिड है। क्लियर है? ध्यान में रहेगा। चलो अभी जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये तो आपको समझ में आ गया। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग क्या बता रहे थे? यूज बता रहे थे, कमर्शियल यूज बता रहे थे, इंडस्ट्रीज में यूज बता रहे थे। तो सबसे पहले फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है, ऐसे दूध दही ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन साथ ही में इसका इस्तेमाल ब्रेड हो गया, चीज हो गया, रॉ मटेरियल्स, कुछ केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल लगते हैं उसका इस्तेमाल करता है, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट, मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है। और साथ ही में अगर मैं बात करूं, ये माइक्रोब्स का यूज गार्बेज डिस्पोजल में भी होता है, यानी कि जो कचरा आप लोग फेंकते हो ना उसको डिकम्पोज करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से सब चीजें होती है धीरे धीरे। ये तो मैंने पूरा चैप्टर का ओवरव्यू बता दिया शॉर्ट तरीके से, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक्चुअल में टॉपिक शुरू हो रहा है कि किस प्रकार जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो कैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो दूध का दही कैसे बनता है वो तो मैंने बता दिया। अब थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है? ध्यान से देखते रहना। तो आप लोग ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हर नॉलेज मिल जाएगा इस चैप्टर का। ध्यान से देख लेना। एक सेकंड रुक जाओ खाली, ठीक है? चलो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसी का कूलिंग इफेक्ट ही नहीं हो रहा है ठीक है, चलो अभी होगा कूलिंग। ओके, सॉरी फॉर दिस बट डोंट वरी, आप लोगों के लिए हम लोग कंटिन्यूस बना रहे हैं, ठीक है? गर्मी ना हो इसके लिए कर रहा हूं यार ठीक है, चलो
तो नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारा प्रोडक्ट्स की हम बात करते तो मिल्क प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मैंने बता दिया, प्रोडक्ट्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग ने मिल्क के बारे में बता दिया, दूध दही कैसे बनता है। एक और बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से बनाया जाता है, जो कि दोस्तों योगर्ट। योगर्ट एक्चुअल में मतलब होता है इसका दही, तो योगर्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब आप एक चीज समझ लो कि जो दही होता है, दही दही के अंदर जैसे मैंने बोला कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलाई करके बैक्टीरिया होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलाई, ठीक है, तो लैक्टोबैसिलाई करके बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, आपके अंदर जो मिल्क के अंदर जो लैक्टोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड के अंदर, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड जो फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है एक्चुअली एक बैक्टीरियल स्ट्रेन्स होते हैं जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, एंड साथ ही में लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, ठीक है ना। ये दो बैक्टीरिया के नाम याद रख लेना। तो इसके वजह से एक्चुअल में होता है और वो 1:1 के प्रोपोर्शन में होता है, और लैक्टिक एसिड जो होता है वो इसी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से फॉर्मेशन होता है। अब ये जो आपको दिख रहा था, क्योंकि जब मैंने बोला कि दूध से दही जब बन जाता है तो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर एसिटाल्डिहाइड लाइक कंपाउंड तैयार हो जाता है। एसिटाल्डिहाइड लाइक कंपाउंड, आपको पता है एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? आपने अगर हमारा 10th के साइंस 1 में एक चैप्टर है, 8वां चैप्टर है आई गेस, तो उसमें एक फॉर्मूला था एसिटाल्डिहाइड का, ठीक है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और H, दिस इज द फॉर्मूला, आई गेस करेक्ट है। अगर मैं रॉन्ग हूं तो मुझे बताना, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बता देना इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है, CH3 CHO, ठीक है ना, यही है ना। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल्डिहाइड, क्या बोलते हैं? एसिटाइल्डिहाइड बोलते हैं। और ये जो लैक्टोबैसिलाई की वजह से जो फॉर्मेशन हुआ, ये एसिटाल्डिहाइड लाइक प्रोडक्ट बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो एकदम दही जैसा आने लगता है, मतलब थोड़ा खट्टापन में आने लगता है। और एक चीज बता दूं कि ये दही जो होता है, योगर्ट जो होता है ना, ये आजकल मार्केट में अगर बात किया, जैसे मैंने आपको एक चीज बोला कि ये चीज क्या हो रहा है, ये चीज क्या हो रहा है, कमर्शियल तरीके से यूज हो रहा है, यानी कि इससे हम कैसे फायदा पहुंचा सके, अपने आप को पैसे कैसे कमा सके, इसके लिए होता है। तो आजकल ये लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरिया डाल के दही बनाते हैं ना, और वो दही में ना फ्लेवर्स लाने के लिए ऐसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया, फिर वनीला फ्लेवर हो गया, ऐसे कई सारे फ्लेवर्स को डाला जाता है ताकि उससे कमर्शियलाइजेशन ज्यादा हो पाए और लोग ज्यादा पैसे कमा पाए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। आज एसी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके लिए कंटिन्यूस बनाते रहेंगे वीडियोस। हाँ, योगर्ट हो गया, योगर्ट प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दूध से बनते हैं और इसमें बैक्टीरिया का काफी ज्यादा रोल होता है। तो ऐसे और कौन से प्रोडक्ट है? तो एक होता है दोस्तों चीज, या आप जानते होंगे चीज, ठीक है। चीज किसको पसंद था? जेरी नाम का एक चूहा था, एक कार्टून आता था, तो उसको चीज बहुत पसंद था, याद आ रहा है? तो वो तो एक कॉमेडी वाली बात हो गई, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ, चीज इज वेरी एसेंशियल थिंग आज के नाउअडेज के जमाने में, यानी कि आज का जो एकदम मॉडर्न जमाना है, इसमें बिना चीज का खाना मजा नहीं आता है। मतलब जो भी फास्ट फूड होता है, आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के चीज जो होते हैं वो डाला जाता है, चाहे वो पिज्जा हो, बर्गर हो, क्या हो, इतने सारे चीज में इतने सारे चीज में चीज डाला जाता है, देखो, ठीक है। तो चीज प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में होता है। खासकर इंडिया में तो अभी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन बाहर देश में आप जाओगे तो सबसे ज्यादा चीज प्रोडक्शन बाहर देश में ही होता है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में। तो यहां पे चीज जो होता है जनरली किससे बनाया जाता है? काउ मिल्क से बनाया जाता है, यानी कि गाय के दूध से बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसमें अगर बात किया जाए, कुछ कलर्स डाला जाता है और साथ ही में कुछ माइक्रोब्स, जैसे कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का, ठीक है, याद रखना, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये नाम का माइक्रोब डाला जाता है। सो दैट उसके वजह से क्या होता है दोस्तों, उसके वजह से वो जब मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, एक साथ ही में एक बैक्टीरिया हो जाता है लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस का क्रीमोरिस भी आ जाता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस का क्रीमोरिस। और एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ठीक है, देखो यहां पे नाम स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये बैक्टीरिया देखो, ये सब बैक्टीरिया चीज के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब बैक्टीरिया जो मैं लिखा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन करो, बस इतना ही याद रखना। एग्जाम में ये चैप्टर में से बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, कंपैरेटिवली ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछता है जिसमें आपको एटलीस्ट बैक्टीरियास एंड माइक्रोब्स का नाम याद रहना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं चीज प्रोडक्शन के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये इसमें यूज होता है। एंड यहां पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिनेट, और वो रिनेट कहां से आ जाता है? एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कैटल। तो रिनेट नाम का एक एंजाइम होता है। आप जानते हो एंजाइम क्या करता है? टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं एंजाइम उसमें यूज होता है,
ठीक है ना, जैसे हमारे स्टमक में होते हैं कई सारी चीज में एंजाइम होते हैं, तो रीनेट जो होता है, रीनेट, इसकी मैं अगर बात करूं, ये कहां से पाया जाता है? ये कैटल्स जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं गाय वगैरह के, उसके ना किस में होता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। सोचो यार, मतलब बहुत गंदी बात है ये। एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है, पाइपलाइन जो होता है हमारा पूरा माउथ से लेके पूरा एनस तक, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो रीनेट एंजाइम पाया जाता है और उसी का इस्तेमाल किया जाता है चीज के प्रोडक्शन के लिए। और साथ ही में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है प्रोटियास, ठीक है ना, प्रोटियास करके, प्रोटीएज बोल लो, जो भी बोल लो, ये भी एक एंजाइम होता है जो कि फंगस से मिलता है। कहां से मिलता है? फंगस से मिलता है, और इसका भी इस्तेमाल चीज के प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। और ये जो है ना वेजिटेरियन चीज में किया जाता है। ये किस में किया जाता है? वेजिटेरियन चीज। आपको पता है चीज में भी कैटेगरी होता है, वेज चीज, नॉन वेज चीज, लेकिन एक्चुअल में बोलने वाली बात होती है ये प्रोटियास फंगस से मिल रहा है, इसके लिए इसको वेज चीज बोल रहे हैं। और ये रेनेट जो डाल के जो एंजाइम से जो चीज बनाया जाता है, ये एक एनिमल से मिल रहा है, इसके लिए इसको नॉन वेज चीज बोलते हैं। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है कि आप बोलोगे मार्केट में आके मुझे नॉन वेज चीज नहीं चाहिए, मुझे वेज चीज चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो एक ही बात हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है, चीज का तो मैंने बता दिया, इसके अलावा जो प्रोडक्ट है जो है बटर, ठीक है। आपको पता है बटर क्या होता है? मक्खन, ठीक है, मक्खन बोलते हैं। तो मक्खन भी कैसे निकलता है? हमारे घर में जो पुरानी दादी वगैरह होती थी, मतलब मैं तो मतलब खुश नसीब नहीं था, मतलब अगर मैं एक इमोशनल वाली बात बोलूँ तो मैं खुश नसीब नहीं था। मैंने अपनी दादी को नहीं देखा, मतलब मेरे फादर जब छोटे थे तो उनकी माँ जो थी, यानी मेरी दादी जो थी, वो नहीं रही थी, ठीक है। तो मैंने तो कभी नसीब नहीं किया है, ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मेरे नसीब में नहीं था। इवन मॉम के साइड के भी ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे फादर के साइड से भी ग्रैंड पेरेंट्स नसीब में नहीं थे। लेकिन फिर भी जब मैं किसी और को देखता हूँ या फिर मूवीज देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है आपके भी दादी वगैरह, नानी वगैरह जब होंगे तो ऐसा गाँव में होता था, मतलब ऐसा मटका रहता था जिसमें दूध डाल के, दही डाल के ऐसा ऐसा घुमाने का और उसमें से घी निकालने का, वो घी बटर, असली घी, देसी घी निकालने का, वो बहुत ही मजेदार होता था वो चीज़, वो देखने में भी अच्छा लगता था। तो वैसे ही बटर, क्लैरिफाइड बटर जिसको बोलते हैं, वो बटर भी फैक्ट्रीज में जो है दूध का इस्तेमाल करके निकाला जाता है। और जनरली बटर जैसे कि स्वीट क्रीम हो गया, ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में यूज किया जाता है और बहुत सारे माइक्रोब्स जो है इसके लिए यूज किए जाते हैं, ताकि दूध को पहले दही बनाया जाए, दही से ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है बन पाते हैं। अब इसके अलावा एक चीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। क्या होता है इसके अलावा? प्रोबायोटिक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझो, प्रोबायोटिक्स मतलब क्या होता है? आपको पता है एक प्रोबायोटिक ड्रिंक आता है, क्या नाम है वो कमेंट करना। प्रोबायोटिक एक छोटा सा डब्बा आता है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, एक छोटा सा ऐसा डब्बा आता है, ठीक है, मार्केट में मिलता है और टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी आता है, शिल्पा शेट्टी एडवर्टाइजमेंट करती है, चलो इतना तो बता दिया। प्रोबायोटिक ड्रिंक है जिसको पीने से आपका पेट साफ होता है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। उसका नाम मुझे जानना है, वाई से शुरू होता है, वाई से शुरू होता है, इतना तो मैंने बताया, मेरे को पता है वाई से शुरू होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अलर्ट हो कि नहीं और आपको पता है कि नहीं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है आज की जनरेशन में, क्योंकि हम लोग आजकल अनसंट कुछ भी खा लेते हैं, खा लिया वड़ा पाव समोसा कुछ भी नॉन वेजिटेरियन, ऐसा मतलब बहुत सारे लोग खाते हैं ना, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो उसी को प्रोबायोटिक ड्रिंक बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो एनिमल्स हो, इस शरीर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बाहर भी और अंदर भी। खासकर अंदर जो हमारा पेट है, पेट के अंदर से इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, इसमें कई सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है। लेकिन जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए तो दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, मिल्क हो गया, फिर मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? लैक्टोबैसिलस होता है, एसिडोफिलस होता है, लैक्टोबैसिलस केसी होती है, बायोफैक्टोरियम, बाइफिडम होता है। ये सब आपके बुक्स में आपको मिल जाएंगे नाम, मैं पूरा नाम नहीं लिखाऊंगा, लेकिन मैं जस्ट बोल रहा हूं, तो आप लोग अपने बुक्स में टिक मार्क करते जाना, क्योंकि टॉपिक वाइज आप जा रहे हो, टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो टॉपिक वाइज, तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। बस वो अंडरलाइन करते जाना और टिक मार्क करते जाना और अच्छे से याद करते जाना जो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इतना तो कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है ना। आपके राहुल सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, रोज 5-5 वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चीजें हम डाल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। हमारे वीडियो सेक्शन में जाओ, एक बार स्क्रॉल कर लो, भरोसा नहीं है तो यार, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हूं, मेरा गला पेन है, फिर भी मैं आपको बना रहा हूं वीडियो कंटिन्यूअसली। तो यहां पे जो मैं बोल रहा था आपको, दैट इज बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम। ये जो बैक्टीरिया है, ऐसे कई सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द गुड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया जो है, अगर हम उसको पिएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल जो हेल्थ का जो प्रोबायोटिक ड्रिंक होता है वो मार्केट्स में मिलते हैं, वो अगर हम पीते हैं तो मतलब हमारे पेट में हम क्या क्या डाल दिया हमने पी के? हार्मफुल नहीं, गुड बैक्टीरिया डाल दिया, और हमारे पेट में एक बार गुड बैक्टीरियाज आ गए तो अब ये जो गुड बैक्टीरियाज है वो हमारे जो इंटेस्टाइन और पेट में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम करके एक हार्मफुल बैक्टीरिया होता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के शरीर में इंटेस्टाइन में या फिर स्टमक में प्रेजेंट होता है, तो वो क्लॉस्ट्रीडियम को जाके किल कर देता है या फिर एकदम रिड्यूस कर देता है, जिसके वजह से हमें पेट से रिलेटेड होने वाली बीमारियां नहीं होती है। और हमें डॉक्टर भी हमेशा बोलते रहते हैं, जब भी आप हॉस्पिटल विजिट करोगे, आपका पेट वगैरह दुखेगा, डॉक्टर बोलता है आपके पेट में कीड़े हो गए, जाके कुछ अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक वो लोग रेकमेंड करते हैं, या फिर आप खुद पी लो जाके, ऐसा बोलते हैं, या फिर एक टैबलेट देते हैं। वो टैबलेट भी क्या होता है? प्रोबायोटिक्स होता है, जिसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं।
ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे चीजें प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्रोबायोटिक्स के अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि आपको पता है केफिर बोला जाता है, दही है, योगर्ट है, ठीक है, फ्लेवर्ड प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आ जाते हैं आजकल मार्केट में, ठीक है ना। ऐसे कई सारी चीजें आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज किया जाता है वो ब्रेड में भी यूज किया जाता है। ब्रेड आप सब जानते हो, डेली हम लोग ब्रेड खाते हैं, चलो डेली नहीं खाते लेकिन कभी तो खाते होंगे आप। तो ब्रेड जो होता है वो क्या है, वो किससे बनता है, आटे से बनता है। डव, डव मतलब क्या होता है, आटा। जैसे हम लोग जिस आटे से रोटियां बेल के बनाते हैं, जैसे अभी मैंने बीच में बनाया था, लॉकडाउन जब था, लॉकडाउन भी नहीं था, लॉकडाउन के बाद भी, और मेरे फादर एंड मदर गाँव गए हुए थे, वो टाइम पे भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और कंटिन्यूअसली मैं रोटियां भी बनाता था, आपके लिए वीडियोस भी बनाता था। रोटियां मेरी गोल बनती है बाय द वे, ठीक है। चलो, तो डव जो होता है उसे हम लोग रोटियां बनाते हैं, लेकिन उसी ब्रेड से, उसी रोटी से जो डव होता है, माफ कीजिएगा, उसी डव से ब्रेड भी बनता है। तो ऐसा क्या चेंज है कि ब्रेड अलग लगता है खाने में और रोटी अलग लगता है खाने में? तो एक्चुअल में यहां पे खेल है एक बैक्टीरिया का। तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पे जो बैक्टीरिया यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बेकर्स ईस्ट। बेकर्स मतलब जो खाने में डालने वाला बेकर्स ईस्ट आता है, मार्केट में मिलता है, कहीं पे भी जाओगे आप दुकान में, उसको बोलना ईस्ट चाहिए, या फिर बड़े बड़े मेगा स्टोर में होते हैं अवेलेबल, पैकेट्स में मिलते हैं, पाउडर जैसे होते हैं, उसको आटे में डाल दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो होता क्या है, थोड़ी देर छोड़ने के बाद ये जो आटा होता है ना, उसमें जब आप ईस्ट डाल दोगे, तो ईस्ट को डालने के बाद एक्चुअल में क्या होता है यहां पे कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि यहां पे एक बैक्टीरिया है ईस्ट के अंदर, सैक्चरोमाइसेस सर्विसी, ठीक है ना, सैक्चरोमाइसेस सर्विसी करके एक बैक्टीरिया है, आपकी बुक्स में आपको नाम मिल जाएगा उसका, वो देख लेना। और साथ में पानी और नमक डालने के बाद वो आटे को पूरा अच्छी तरीके से सान लिया जाता है, डव को अच्छे से मसाज दे दिया जाता है, एंड वो होने के बाद क्या हो जाता है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। एंड जैसे ही आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, तो जैसे कि आपका जो मिल्क था वो कर्ड बन गया, योगर्ट बन गया था, तो उसमें प्रोसेस कौन सा हो रहा था, फर्मेंटेशन हो रहा था। सेम उसी प्रकार यहां पे भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जिसके वजह से जो डव होता है वो धीरे धीरे फूलने लगता है और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो निकल के बाहर आ जाता है। एंड दैट्स व्हाई आपका जो डव हो जाता है वो एकदम फ्लफी हो जाता है, और उसको जब आप उसको भट्टी में डालते हो, पकाते हो, तो वो और ज्यादा नरम हो जाता है। इसके लिए आपका रोटी जब बनाते हो उसमें ये ईस्ट नहीं होता, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये जो नाम लिया मैंने सैक्चरोमाइसेस सर्विसी करके, जो इसमें यीस्ट का जो था वो हमने डाला हुआ था, इसके लिए वो फ्लफी बना, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से बाहर हो गया और फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ। तो यही एक फर्क होता है, और इसीलिए जो बहुत ज्यादा ईस्ट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग ब्रेड इंडस्ट्रीज, पाव बनाने वाले जो होते हैं ना, आपके आसपास जो वड़ा पाव खाते हैं तो पाव बनता है, कितना नरम रहता है। तो कहीं भी बेकरी में जाना, बेकरी होते हैं ना पाव बनाने वाले, उसमें जाना, अंकल को पूछना, अंकल मुझे देखना है, वो आपको अलाउ करेंगे, तो देख लेना कैसे बनता है, उसमें वो लोग ईस्ट डालते हैं, वो देख लेना जाके, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कई सारे और इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें विनेगर, आप जानते हो विनेगर। तो विनेगर क्या होता है, मैं यहां पे पहले इसको रफ कर लेता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूं, पूरा स्पेस खत्म हो गया ना, ठीक है। और दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि देखो आज मैं पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो ऑलमोस्ट मतलब जितने भी टाइप के बैक्टीरियाज रहेंगे उनके बारे में और इसका यूज जो है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको मेन कंसेप्ट समझना है, और बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया किसके लिए काम आता है ये आपको समझना है। एक बार ये चीज समझ गया, ये चैप्टर में कुछ है नहीं ज्यादा याद रखने लायक, कुछ है ही नहीं। बस आपको थोड़ा भी अगर आप जो चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से जो दिया है मैंने वो पढ़ लोगे, तो मतलब बेहतरीन हो जाएगा चैप्टर, बहुत फुल मार्क्स आपको वेटेज के हिसाब से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, मैं बात कर रहा था आपका विनेगर की। तो जैसे मैंने आपको बताया विनेगर, ये और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उसमें से एक इंग्रेडिएंट है विनेगर। विनेगर क्या होता है, आपने कभी देखा चाइनीज आप खाते हो, बहुत फेवरेट है, मेरा तो बहुत फेवरेट है चाइनीज। चाइनीज मतलब नूडल्स जो होते हैं ना, चाइनीज में नूडल्स, फ्राइड राइस, चाइनीज की दुकान में जाके खाते हो, ठीक है। तो चाइनीज जब बनाते हैं तो वो लोग ने, आपने देखा होगा कि एक बॉटल रहता है उनके पास, उसमें पानी जैसा लिक्विड रहता है, और वो लिक्विड में ऐसा ऐसा वो तो 2-4 बूंद गिरा देते हैं। तो एक्चुअल में विनेगर इज नथिंग बट, अगर देखा जाए तो ये भी एक मटेरियल है जो कि बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, अगर हम बात करें कि विनेगर एक्चुअली सावर टेस्ट प्रोवाइड करता है, यानी थोड़ा खट्टापन प्रोवाइड करता है। कोई भी खाने में अगर मुझे थोड़ा खट्टापन चाहिए, जैसे अचार बनाना है, चाइनीज प्रोडक्ट्स बनाना है, तो उसमें थोड़ा खट्टापन रहता है, तो वो खट्टापन लाने के लिए विनेगर डाला जाता है। और विनेगर एक्चुअल में बात किया जाए तो विनेगर जो होता है वो 4% एसिडिक एसिड होता है। 4% क्या होता है, एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, CH3COOH। इसका केमिकल फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा CH3C OOH, इस प्रकार से होता है। ये आप इसको देख के डरना मत, ये आप 11th 12th में पढ़ने वाले हो, ये सब मैं पढ़ा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। मैं अभी
कंटिन्यूस टच में नहीं हूं, लेकिन आप जानते हो दोस्तों, आई एम ए वेरी ऑलराउंडर। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाता था। अभी मेरा प्रैक्टिस छूट गया, लेकिन टेंशन मत लेना, केमिस्ट्री बहुत अव्वल नंबर का है मेरा। माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड वाज केमिस्ट्री, एंड देन बायोलॉजी, एंड देन फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स तो ऑल टाइम था। तो मैं, आप बोल सकते हो मैं ऑलराउंडर हूं, मैं चाहूं तो सब सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आपको क्यों ना बेस्ट तरीके से दिया जाए। तो जब आप अभी 10th में हो तो आप 11th में जाओगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आएगा, उसमें मैं चारों के चारों खुद ही पढ़ा सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम टीचर्स भी लाएंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट लोग को जोड़ेंगे हमारे साथ, ताकि आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें मिल सके। तो आप लोग बस बने रहिएगा हमारे साथ। जितने भी 10वीं के बच्चे आप लोग देख रहे हो, तो ये वादा जरूर करना है कि यार आपने 10th में हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो 10वीं में जो मैंने मेहनत किया है, पूरा साल आपके लिए सिलेबस कंप्लीट किया है, पूरा रिवीजन भी करवा के दे रहा हूं। जैसे 11वीं में जाओगे और साइंस सब्जेक्ट लोगे या फिर कॉमर्स भी लोगे, तो हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स में जरूर आना, क्योंकि आपके लिए कंटेंट की भरमार साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए रहेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, आप वीडियो सेक्शन जाके स्क्रॉल कर लेना, पता चल जाएगा। तो 4% क्या है यहां पे, एसिडिक एसिड है, जैसा मैंने बोला। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो इथेनॉल है एक्चुअल में क्या होता है, ये जो CH3COOH बन रहा है ना, ये जो विनेगर की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इसके अलावा एक और यहां पे एक कंपोनेंट है कार्बन कंपाउंड का, जो कि इथेनॉल। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 3H3CH2OH। इसका फॉर्मूला ये इथेनॉल का। तो ये जो इथेनॉल जो होता है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल के अंदर मिक्स करने के लिए। पेट्रोल जो होता है, रॉ पेट्रोल नहीं होता, उसमें इथेनॉल डाला जाता है। और आजकल तो सिर्फ इथेनॉल का ही इस्तेमाल करके एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है इथेनॉल, आपको मैं बता दूं तो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है शुगर केन मोलासिस से। शुगर केन मोलासिस क्या होता है, शुगर केन मोलासिस? आपको पता है, गन्ना गांव में गन्ने की खेती होती है। तो गन्ने की खेती करने के बाद गन्ना जो होता है वो शुगर इंडस्ट्रीज में जाता है शुगर बनाने के लिए। तो जो उसका छिलका बच जाता है, अब उस छिलके के अंदर भी थोड़ा बहुत रस लगा होता है, यानी उसका जूस लगा होता है, तो उसको बेचा जाता है टू द इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनीज। और वो इथेनॉल कंपनी जो होती है, वो इन शुगर केन मोलासिस जो छिलके होते हैं उसमें क्या डालते हैं, बैक्टीरियाज डालते हैं, ताकि उसका भी फर्मेंटेशन प्रोसेस हो सके। एंड उसी के वजह से एक जूस निकलता है, मतलब एक लिक्विड बाहर आता है, उससे बनता है इथेनॉल। ठीक है, एंड यही इथेनॉल का इसमें जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इथेनॉल डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, पेट्रोल में इस्तेमाल होता है। ऐसे कई सारे यूज है इथेनॉल का। क्लीनिंग के लिए, साफ सफाई करने के लिए भी इथेनॉल इस्तेमाल होता है, लेकिन वो खुलेआम बिकता नहीं है, इसके लिए हम लोग घर में नहीं लाते उसको। वो इंडस्ट्रीज में बिकता है, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई कॉलेज होगा, इस प्रकार से वो चीजें मिलेगी। अब जैसे मैंने बोला कि यहां पे एक बैक्टीरिया डाला जाता है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस। याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस सर्वेसिए। ठीक है, सर्वेसिए का स्पेलिंग क्या है, CERE, देखो स्पेलिंग याद रख लेना। ठीक है, CEREVISIAE, सर्वेसिए। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस सर्वेसिए का इस्तेमाल होता है इथेनॉल बनाने के लिए, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है, याद रहेगा। अब यहां पे बात किया जाए तो विनेगर के अलावा सोया सॉस होता है, आप जानते हो, ब्लैक कलर का सॉस चाइनीज में डाल के खाते हो जो, तो सोया सॉस हो गया। सोया सॉस के अलावा एक होता है अजीनोमोटो, आपको नाम सुना होगा आपने, जब चाइनीज खाते हो ना, चाइनीज खाने के टाइम एक स्वाद आता है ना चाइनीज का फ्लेवर, वो अजीनोमोटो का आता है। और अजीनोमोटो एक्चुअली में हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसके लिए चाइनीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो अजीनोमोटो यानी कि इसका एक केमिकल नाम है मोनोसोडियम ग्लूमेटेट। ठीक है, मोनोसोडियम, ठीक है, ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का एक केमिकल है, जो कि अजीनोमोटो बनता है, उससे अजीनोमोटो को केमिकली कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज जो है चाइनीज प्रोडक्शन में, चाइनीज बनाने में यूज किया जाता है। और ये सभी चीज प्रोडक्ट जो है वो किससे बनते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं, जिसमें अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं ये यहां तक आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने में कितने ज्यादा यूजफुल है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं दोस्तों। अब इसको रफ करने के बाद और भी ऐसे बहुत से बेहतरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और उसके क्या रोल है ये आपको मैं समझाने वाला हूं, ध्यान से देख लेना। चलो इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से पहले। अब थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना। अब यहां पे मैं बताने जा रहा हूं माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में। जैसे मैंने बात किया कि कई सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, वो एज ए एंजाइम्स हमें यूज होते हैं। तो यहां पे हम लोग कुछ जिक्र करने वाले हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में। तो माइक्रोबियल एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं, एक माइक्रोब का नाम है यहां पे ब्रेवी बैक्टीरियम। ठीक है ना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं ब्रेवी
बैक्टीरियम, ब्रेवी बैक्टीरियम करके है, और इसमें जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है वो है एल ग्लूटामिक एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है? एल ग्लूटामिक एसिड। एल ग्लूटामिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है और इसका यूज होता है अजीनोमोटो बनाने के लिए, जो मैंने अभी अभी बताया ना, चाइनीज में यूज होता है अजीनोमोटो, ये बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इसको कहां से लाते हैं? इसको निकाला जाता है किससे? बीटरूट से, शुगर एंड बीट मोलासेस, ठीक है ना। शुगर जो होता है ना, शुगर और शुगर केन या फिर बीट जो होता है ना, इसके मोलासेस से निकाला जाता है, यानी इसके छिलके से निकाला जाता है। ये समझ में आ गया? ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज, वन सेंटेंस, कोरिलेशन या फिर इस प्रकार के टॉपिक्स में पूछे जा सकते हैं। इवन नेम द फॉलोइंग में वन सेंटेंस में भी पूछे जाते हैं। तो ब्रेवी बैक्टीरियम का उसका अमाइनो एसिड के उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एल ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है। अजीनोमोटो में इसका इस्तेमाल होता है। कहां से आता है? शुगर या फिर बीट मोलासेस से आता है। इसके अलावा बात करें यहां पे एस्पेरगिलस नाइगर, बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत बार पूछा हुआ एस्पेरगिलस नाइगर। ये जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है वो खट्टा वाला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एस्पेरजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, और इसको एक्चुअल में यूज किया जाता है बनाने के लिए कॉफीज। कॉफी पता है? कॉफी, ठीक है। तो कॉफी हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, टॉफी है, ठीक है। टॉफीज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चॉकलेट्स बनाते हैं ना, चॉकलेट्स, टॉफी हो गया, चॉकलेट हो गया, चॉकलेट डायरेक्ट वाला चॉकलेट। तो ये सब बनाने में ये एस्पेरजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड तो मिलता कहां से? तो एक्चुअल में इसकी बात करूं तो ये बनाया जाता है शुगर से, शुगर केन मोलासेस से, यानी ऑब्वियसली चॉकलेट्स कैंडीज जो होती है वो शुगर से ही बनती है ना, तो इस प्रकार से। और उसमें फ्लेवर के लिए वो लोग दूसरा कुछ फ्लेवर्स डालते हैं, फ्लेवर्स के लिए ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज फ्लेवर डाल दिया, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपका जो एस्पेरजिलस नाइगर है एक और में प्रेजेंट होता है, अगर मैं बात करूं इसका इस्तेमाल होता है कैल्शियम एंड आयरन सप्लीमेंट बनाने में। तो कैल्शियम यहां पे आप ऐड कर लेना, अगर आपको ऐड करना है तो आप लिख लेना यहां पे कि कैल्शियम का और आयरन का जो गोलियां होती है ना, आयरन सप्लीमेंट्स गोलियां, जो एज ए मिनरल्स, एज ए मल्टीविटामिन हम लोग लेते हैं, तो उसके लिए भी काम आ जाता है एस्पेरजिलस नाइगर, जिसमें ग्लूकानिक एसिड होता है और ये ग्लूकोज वगैरह या फिर कॉर्न वगैरह से बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे एक और बहुत ही ज्यादा फेमस बैक्टीरिया है, माइक्रोब से, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी। लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसमें नॉर्मली अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट होता है वो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली नाइट्रोजन और विटामिन के प्रोडक्शन में। विटामिन को बनाने में काम आता है, विटामिन के प्रोडक्शन में काम आता है। किससे बनाया जाता है? कॉर्न से बनाया जाता है, जो आपका मक्का बोलते हैं ना, मक्का, कॉर्न, ठीक है, जो हम लोग भुट्टा भुट्टा खाते हैं ना, कॉर्न, तो वो कॉर्न से बनाया जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें से कई सारे टॉपिक्स एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, कभी कभी अलग तरीके से एमसीक्यूज में या फिर वन सेंटेंस, कोरिलेशन, ट्रू और फॉल्स, नेम द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो ये जो टेबल आपको अपने बुक में दिख रहा होगा, एक टेबल है, वो टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना। उसमें जितने भी सोर्स है, उसका माइक्रोब्स है, उसके अमाइनो एसिड है और उसका यूजेस कहां कहां, ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। याद रहेगा, अच्छे से पढ़ लोगे। और मैं हमेशा से बोलता हूं कि जब भी आप हमारा रेगुलर लेक्चर्स या फिर जो भी हमारा वन शॉट, एलएमआर कुछ भी देखते हो, तो सामने अपना बुक रखा करो, टेक्स्ट बुक भी रखो, साथ में अपनी बुक्स भी रखो, उसको सॉल्व करो अच्छे से, साथ में जो अच्छा लगे इसको टिक मार्क करो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन भी करो, ताकि आपको अपनी तरफ से नोट बन जाए और आप खुद भी पढ़ाई कर सको, ठीक है। अब जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों एंटीबायोटिक्स। जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा था स्टार्टिंग से कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं या फिर जो यूजफुल बैक्टीरियाज है हमारे लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल ना दवाइयां बनाने के लिए भी काम आता है, ठीक है। अब कौन से दवाइयां बना रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं यहां पे एंटीबायोटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक्स? 9th में भी हमने पढ़ा हुआ है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, आपको एक चैप्टर होगा, याद होगा, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, उसमें एक टॉपिक था एंटीबायोटिक्स। और हमें एक चीज याद था, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर द्वारा खोजा गया था, ठीक है, पेनिसिलिन। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये क्या करता है, हमारे शरीर में जब जाता है तब वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां हो रही होती हैं, उसको जाके किल करता है। तो ये आपको एक चीज याद होगा कि जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी हो जाती है, तो हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको लाल पीला हरा नीला दवाई देता है, ये आप जानते हो। तो डॉक्टर लाल पीला हरा नीला जब दवाई दे रहा होता है, तो वो क्या होता है? दैट वाज नथिंग बट एंटीबायोटिक्स, जो कि हमारे शरीर में जाएगा और उन हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करेगा और इनकी तादाद को बढ़ाएगा, यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाएगा। अब ये जो पेनिसिलिन हो गया, ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये एंटीबायोटिक्स। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हो गए, ये भी कैसे बनते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंगस,
ठीक है। तो बैक्टीरिया एंड फंगस से ये भी बनते हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे पेनिसिलिन तो मैंने लिख दिया, पेनिसिलिन के अलावा ठीक है ना सिफेलोस्पोरिन्स हो गया, मैं सबका नाम लिख नहीं सकता, इसके लिए आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, टाइम ज्यादा मेरे पास नहीं है, ठीक है, लिखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो आप लोग अपने साथ में बुक रखो, तो आप लोग टिक मार्क करते जाना। तो इसके अलावा बात करो यहां पे, ठीक है, मोनोबैक्टम हो गया, बैक्टीरियन हो गया, इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन एंड वायनोमाइसिस, इस प्रकार के कई सारे एंटीबायोटिक्स है। तो आपको बस 3-4 याद रखना है, इतने सारे नाम मैंने बोला, स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रख लो, इजी है याद रखने में, पेनिसिलिन याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर बात करें नियोमाइसिन इजी है, टेट्रासाइक्लिन इजी है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, ये सब कुछ नाम याद रख लोगे, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये आपके ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ना बीमारियां, उससे लड़ने में काम आते हैं, बैक्टीरिया से लड़ने में काम आते हैं। और राइफामाइसिन जो होता है ना, ये तो टीबी के अगेंस्ट, आपको पता है टीबी एक बीमारी है, तो राइफामाइसिन जो है ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। राइफामाइसिन जो होता है ये टीबी को भी ठीक कर सकता है, टीबी का जो बीमारी होता है ना, ये बहुत उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव है राइफामाइसिन, ये एंटीबायोटिक टीबी के केस में दिया जाता है। क्लियर है, समझ में आता है। जिसको भी ट्यूबरक्लोसिस टीबी नाम का बीमारी होती है, उसको राइफामाइसिन नाम का एंटीबायोटिक्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स का रोल था अलग अलग तरीके से, ये हमने बता दिया आपको। अब इसी चैप्टर के अंदर एक और पार्ट आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी जो चैप्टर है, इसके अंदर एक और हिस्सा है, बहुत फेमस हिस्सा और एक बहुत फेमस पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोफ्यूल। अब बायोफ्यूल एक्चुअल में अगर बात करें हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से हम लोग फ्यूल बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फ्यूल है वो है पेट्रोल और डीजल, इसके बिना गाड़ियां नहीं चल सकती, ठीक है। लेकिन एक और फ्यूल है जो नॉर्मली गांव में एंड ऐसे जो रूरल एरियाज होते हैं, सेमी डेवलप्ड एरिया होते हैं, वहां पे इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रोब्स एंड फ्यूल। माइक्रोब्स एंड फ्यूल, अब इसका मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम फ्यूल बना रहे हैं, और उसी का एक बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों बायोफ्यूल, ठीक है। अब बायोफ्यूल का एक कंसेप्ट आपको बता दूं तो आपको याद होगा, बायोगैस आपने पढ़ा होगा। तो बायोगैस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ द बायोफ्यूल। बायोगैस कैसे बनता था, अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, आज भी बनता है, कि क्या होता था, एक कंटेनर होता था, मतलब एक रिएक्टर होता था। अब वो रिएक्टर्स में जितने भी गांव में गंदगी निकलती थी, जैसे काउडंग निकलता था, सूखी पत्तियां, गीली पत्तियां, ब्रांचेस, फूल पौधे, ये सब का टुकड़ा वगैरह जो होता था, किचन का वेस्ट, जैसे कि कुछ दाल चावल या फिर जो भी कुछ एक्स्ट्रा बच गया है, उसके अलावा फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के छिलके, कुछ कवर्स, वो सब जो बच गए हैं ना, वो सब डाल दिया जाता था वो कंटेनर के अंदर एंड उसको छोड़ दिया जाता था। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोमेटिकली आ जाते थे, वो भी कौन से वाले, एनएरोबिक बैक्टीरियाज, याद होगा, विदाउट ऑक्सीजन वाले। अब उसके अंदर वो रिएक्ट करेंगे एंड धीरे धीरे उसको सड़ा देंगे, पूरा डिकम्पोज करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन उसमें से गैस रिलीज होगा, एंड वो गैस कौन सा होगा, बायोगैस होगा। ये हमने पूरा प्रॉपर तरीके से रेगुलर लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था, आज तो हम रिवाइज करवा रहे हैं इसीलिए बहुत फास्ट जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से बायोफ्यूल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल मतलब यहां पे आप इसको रिन्यू कर सकते हो बार बार। मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल अगर खत्म हो गया पूरी दुनिया से, तो क्या वापस से पेट्रोल बना सकते हो? इसका जवाब है नहीं बना सकते, क्योंकि आप जानते होंगे कि पेट्रोल जो बनता है वो फॉसिल फ्यूल से बनता है। फॉसिल फ्यूल्स को, या फिर मैं एक नॉर्मली नाम दूं, क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल जमीन से काला तेल निकाला जाता है, उससे ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैक्स, पैराफिन, वैक्स, ग्रीस, ये सब उसी से बनता है, एक ही चीज से। अब क्रूड ऑयल दुनिया से खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो हम गाड़ियां किससे चलाएंगे, हम बाकी चीज किससे करेंगे? तो इसीलिए हमारा बायोफ्यूल होना, और फ्यूचर में बायोफ्यूल का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है कि कुछ ऐसा रिसोर्सेस हम ढूंढें जिसके हेल्प से हम लोग बाकी चीजें काम कर सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिन्यूएबल सोर्स है। और ये फ्यूल्स अगर बात किया जाए तो सॉलिड में अवेलेबल है, जैसे कोयला जो होता है, ठीक है ना, और कोयला हो गया, डंग हो गया, वो गोबर का वो क्या बनाते हैं, वो गोल सा ऐसा बनाते हैं ना, उसको क्या तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, गोल सा शेप देके बनाते हैं, गांव साइड में मैंने देखा है, उसको भी जलाया जाता है, और जला के मतलब खाना वाना चूल्हे वगैरह पे बनाते थे गांव के लोग, अभी भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट गांव में, तो ऐसा बनाते हैं, ठीक है। फिर लिक्विड में वेजिटेबल्स ऑयल है, एल्कोहल्स है, गैसियस गोबर गैस हो गया, कोल गैस हो गया, इस प्रकार से ये जो बायोफ्यूल्स है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं। अब एक और टॉपिक हमें पढ़ना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जिसका नाम है दोस्तों यहां पे, जिसका नाम है यहां पे माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल। इसको समझो पहले, क्या है ये माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल? अब थोड़ा इसको ध्यान देना।
जैसे कि आज जानते हो कि आज के डेट में पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट बहुत खराब होते जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो जिम्मेदार इंसान है, कौन है? ये पोल्यूशन नाम का इंसान। अब बोलोगे इंसान कैसे यार, इंसान ही तो है, हम इंसान ही तो इसको कर रहे हैं, है कि नहीं? हम इंसान ही पोल्यूशन करते हैं, और कोई नहीं करता है। जानवर नहीं करते पोल्यूशन, पेड़ पौधे पोल्यूशन नहीं करते, हम इंसान पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, मजबूर है यार। ठीक है ना? तो माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल की अगर मैं बात करूं यहां पे माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल में, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, अब इसको बढ़ने से रोकने के लिए हमें कुछ तो मेजर स्टेप लेना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे सॉलिड वेस्ट हो गया, सीवेज वेस्ट हो गया, या फिर कई सारे अदर जो टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। एंड इंक्रीज ना हो उस चीज से बचाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सहारा ले रहे हैं, और वही हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक टेक्निक आपको बताता हूं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट यूजेबल टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज द लैंड फिलिंग साइट टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको? लैंड फिलिंग साइट। अब ये होता क्या है, इससे क्या फायदा है? तो आजकल के अर्बन एरिया में, जैसे कि आप जानते हो, हम कचरा अगर फेंके तो कहां फेंके? अर्बन एरिया जो होता है, मतलब शहरी इलाका, वहां पे तो डिकम्पोजिशन या फिर हम लोग बायोगैस वगैरह प्लांट बहुत मुश्किल होता है लगाना। तो क्या करें? तो अर्बन एरिया में क्या होता है ना, एक खड्डा किया जाता है। जैसे एक जमीन होती है, अब जमीन में खड्डा कर दिया, ठीक है, क्या हो गया, जमीन में खड्डा हो गया। अब खड्डा करने के बाद ये जमीन के ऊपर जो खड्डा वाला किया था, इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक प्लास्टिक का शीट जो होता है ना, प्लास्टिक, एक शीट लगा दिया जाता है, मतलब पूरा पैक कर दिया जाता है यहां से नीचे से। ठीक है, अब इसके अंदर डाला जाता है कूड़ा कचरा, जो भी आपको डालना है डाल दिया। ठीक है, जैसे कि घर का कचरा है, ठीक है ना, कुछ भी लीफ वेजिटेबल्स कुछ भी है, मतलब डाल दिया, समझ लो कचरा डाल दिया। अब इसके अंदर क्या भर गया, कचरा भर गया। अब ये प्लास्टिक का शीट क्यों लगाया था, बताओ मुझे। अगर ये प्लास्टिक शीट नहीं होता तो ये कचरे में से जो भी हार्मफुल चीजें निकलती वो कहां चली जाती, जमीन के अंदर। तब क्या हो जाता, सॉइल पॉल्यूशन हो जाता। करेक्ट है ना, सॉइल के अंदर जाके गंदगी मिल गई तो सॉइल पॉल्यूशन हो गया। तो हम यहां पे निकले थे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उल्टा हम ही क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए यहां पे प्लास्टिक का शीट डाल दिया। अब शीट डालने से क्या हो गया कि ये जो गंदगी था उसका जो हार्मफुल रिलीज जो लिक्विड हो रहा है वो सॉइल में नहीं जा रहा है। अब इसके ऊपर क्या करना है, लीफ वेजिटेबल्स जो भी है, कुछ भी कचरा वचरा डालने के बाद इसको पूरा मिट्टी से ढक दिया। अब मिट्टी से ढकने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है कुछ समय तक, एंड धीरे धीरे जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो माइक्रोब जो आ जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, वो धीरे धीरे इसको डिग्रेड कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, और उसी के अंदर वो सड़ जाएगा। एंड उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कंपोस्ट के अंदर। क्या होता है कंपोस्ट? एक तरीके का फर्टिलाइजर, एक तरीके का खाद, मैन्योर बोलते हैं ना, मैन्योर, कंपोस्ट, वो तैयार हो जाएगा। और उसको हम लोग एज ए फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, या फिर हम अपने घर में जो छोटा मोटा फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, फ्लावर पॉट्स लगाते हैं ना, टेरेस फार्मिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हम वेस्ट को भी डिकम्पोज कर पा रहे हैं, कचरा को भी डिकम्पोज कर पा रहे हैं, आसपास पोल्यूशन भी नहीं कर रहे हैं, और उससे हम लोग कंपोस्ट भी बना रहे हैं ताकि हमारा फायदा हो जाए। तो ये टेक्निक आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों क्लीन टेक्नोलॉजी। अब ये है क्या, क्लीन टेक्नोलॉजी है क्या, इसको थोड़ा सा बारीकी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो आखिरी टॉपिक पे आ गए हम लोग ऑलमोस्ट। ये चैप्टर हमारा अभी 5-10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, और यही है हमारा आज का एलएमआर। लेकिन 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं, इसको भी आप देख लो फटाफट से, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही सुकून मिलेगा कि फाइनली हमने ये 7वां चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, जो कि सबसे सिंपल चैप्टर मुझे लगता है, इसमें बस आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम याद हो गए और कुछ टेक्निक्स याद हो गए, तो और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है दोस्तों क्लीन टेक्नोलॉजी। क्या बोल रहा हूं यहां पे मैं, क्लीन टेक्नोलॉजी, साफ सुथरा टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है बेसिकली, आप एक चीज समझ लो कि हमारा जो क्रूड ऑयल, जैसे मैंने बोला आपको दोस्तों, याद होगा आपको कि क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल डीजल वगैरह सब बनता है। तो क्रूड ऑयल को कहां से निकाला जाता है, जमीन के अंदर से, और खासकर समुद्र के अंदर से, जमीन जो होती है उसके अंदर से भी ड्रिलिंग करके निकाला जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े शिप्स होते हैं, आपने देखा होगा समुद्र जो होता है ना, समुद्र के ऊपर ऐसे बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, एकदम टाइटेनिक वाले बड़े बड़े क्या होते हैं दोस्तों, शिप्स होते हैं। ठीक है, अब ये शिप्स में क्या हो जाता है, मशीन लगाया जाता है, ये शिप्स में क्या लगाया जाता है, ड्रिलिंग मशीन लगाया जाता है। और वो ड्रिलिंग मशीन पूरे समुद्र की गहराई में क्या करता है दोस्तों, ड्रिल करता है। क्या करता है, ड्रिल करता है, और ये पाइपलाइन से क्या करता है, क्रूड ऑयल निकालता है। ठीक है, यहां पे समझ लो समुद्र का जमीन है, ये पूरा क्या था, समुद्र था, ये पूरा क्या है, समुद्र है। अब यहां पे जमीन है, तो जमीन के अंदर से वो जो पाइप है वो ड्रिल करके अब क्या निकाल रहा है,
क्रूड ऑयल को निकाल रहा है। अब क्रूड ऑयल को निकालने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि पाइप वगैरह में लीकेज आ गया, तो पूरा का पूरा जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, जो पूरा का पूरा जो पेट्रोलियम है दोस्तों, वो कहां पे हो जाएगा, स्पिल हो जाएगा। स्पिल मतलब फैल जाना, क्या हो गया, लीक हो गया, लीक बोलते हैं ना, लीक हो गया, तो उस प्रकार से स्पिल हो जाएगा और पूरा का पूरा सी वाटर या फिर कोई भी पानी जो है वो दूषित हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्पिलिंग ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब पेट्रोल प्रोडक्ट या फिर क्रूड ऑयल जो भी है, ऑयल एक बार पानी के ऊपर आ जाता है तो कैसे आप निकालोगे, निकाल सकते हो क्या? इतना बड़े समुद्र में अगर लीक हो गया तो कैसे निकालोगे? तो इट इज इम्पॉसिबल एक तरीके से सोचा जाए तो। एंड उसके अंदर जो भी मछलियां तैर रही है, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी पेड़ पौधे जो है अंदर, पता है ना, पेड़ पौधे अंदर भी होते हैं जिसको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। समुद्र के अंदर भी प्लांट्स होते हैं अलग टाइप के और एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग जीव होते हैं, ठीक है। अब वो डैमेज हो सकते हैं, एक्वेटिक लाइफ खराब हो सकती है, तो इसके लिए भी एक उपाय ह्यूमन बींग्स ने खोज लिया यार। इतने स्मार्ट है ह्यूमन बींग्स, देखो साइंस का इस्तेमाल करके वो भी चीज कर लिया। क्या किया उन्होंने, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो पेट्रोल खाते हैं। कैसे खाते हैं देखो यहां पे ध्यान से। तो नॉर्मली क्या किया जाता है यहां पे कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसका नाम है सुडोमोनास एसपीपी। देखो ध्यान से, सुडोमोनास एसपीपी, ये एक हो गया बैक्टीरिया का नाम। उसके अलावा बात करें यहां पे एक और है एल्केवेनो, क्या है, एल्केनोवोरैक्स। देखो बहुत अलग नाम है, एल्केनोवोरैक्स करके एक बैक्टीरिया है, एल्केनोवोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस। ठीक है, एल्केनोवोरैक्स बोल्क्यूमेंसिस ये हो गया। तो ये कुछ बैक्टीरियाज जो है जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पिरिडिन्स एंड अदर केमिकल्स। वो किसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पिरिडिन्स जो केमिकल्स होते हैं ना, और साथ ही में कुछ अदर केमिकल्स, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम जो है वो क्या है, इट इज नथिंग बट द केमिकल्स ना, तो वो केमिकल्स को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट वो क्या करते हैं, केमिकल्स को खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय करते, खत्म कर जाते हैं, और इसी को एक्चुअल में एक नाम दिया जाता है। तो यहां पे इनकी क्या है, कैपेबिलिटी है, इन बैक्टीरियाज की एक कैपेबिलिटी है कि दीज बैक्टीरियाज आर यूज्ड टू क्लियर द ऑयल स्पिल्स। यानी कि जब भी ऑयल का स्पिल होता है, ऑयल लीक हो जाता है, और अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब भी कोई भी शिप्स ड्रिल करती है तो ऑयल का लीकेज हो जाता है, तो वो लीकेज को, ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए ये बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बैक्टीरियाज को कहा जाता है हाइड्रोकार्बोनक्लास्टिक बैक्टीरिया। क्या कहते हैं देखो, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये जो ऑयल्स वगैरह होते हैं इट इज नथिंग बट द केमिकल प्रोडक्ट, एंड केमिकल प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा साइंस 1 में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक, कार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, और ये हमेशा याद रखना, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया इज यूज फॉर क्लीनिंग द ऑयल स्पिल, और इसको शॉर्टकट तरीके से HCB कहा जाता है, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, HCB कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को पूरा खा जाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने की वजह से यहां पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है, इवापोरेट हो जाता है हवा में, और जो समुद्र होगा या फिर जो पानी होगा वो धीरे धीरे क्लीन हो जाता है। तो यहां से फायदा हो गया हमें, क्या, क्लीन टेक्नोलॉजी। सोचो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम लोग पानी जैसे चीज को भी क्लीन कर पा रहे, ताकि कोई केमिकल्स उसमें स्पिल्स ना हो पाए। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों? ओके, अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी लिख लेना, और ये बैक्टीरिया का नाम भी लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सबसे आखिरी टॉपिक पे जाते हैं, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे माइक्रोबियल एंड फार्मिंग, यानी कि माइक्रोब्स एंड फार्मिंग, यानी कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम फार्मिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कैसे इसका यूज होता है, ये सभी चीज हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, और फिर ये चैप्टर की समाप्ति करेंगे और आज का लेक्चर का भी। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जो भी अच्छा लगा। ओके, अब जा रहे हैं हम लोग आखिरी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। सिर्फ इतना ही स्पेस हमें यूजफुल है, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा ही टॉपिक है, इसको फटाफट से हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो क्या नाम है, माइक्रोब्स एंड फार्मिंग। अब देखो थोड़ा ध्यान से, जैसे मैंने बताया माइक्रोब्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल फार्मिंग में भी होता है। कैसे होता है, यहां पे अगर मैं बात करूं कि ऐसे कई सारे फर्टिलाइजर्स केमिकल तरीके से जो यूज किया जाता था पहले, जिसके से क्या होता था, सॉइल का पॉल्यूशन होता था। तो सॉइल का पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इवन केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से क्रॉप्स जो होते हैं वो खराब भी हो जाते हैं, और क्रॉप्स के अंदर केमिकल इफेक्ट भी आ जाता है, जिसके वजह से अगर वो क्रॉप्स हम खाएंगे, वो फसल हम खाएंगे, तो हमें भी बीमारियां, कैंसर जैसी अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती है। तो वो चीज ना हो, इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स के बदले में हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों बायो फर्टिलाइजर्स या फिर बायोपेस्टिसाइड्स।
ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स या फिर बायो पेस्टिसाइड्स, और एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स। अब क्या होता है ये बायो फर्टिलाइजर्स? विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोबियल एंजाइम्स एंड माइक्रोब्स हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जिसको डाला जाता है खाद के रूप में खेतों में, जिसकी वजह से क्रॉप्स प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी नहीं होता और बहुत ज्यादा केमिकल इफेक्ट क्रॉप्स में भी नहीं आता, जिसकी वजह से अगर उसको हम खाएंगे तो हमें बीमारियां नहीं होगी। बायो पेस्टिसाइड्स क्या होता है? पेस्टिसाइड्स हम जानते हैं क्यों छिड़कते हैं, ताकि वीड वगैरह जो होते हैं, वीडिसाइड्स वगैरह होते हैं और जो पेस्ट होते हैं ना वो ना हो, वो किल हो जाए ऑटोमेटिकली और उससे कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, क्योंकि ये बायो पेस्टिसाइड्स है। और वो एक होता है बायो इंसेक्टिसाइड। तो बायो इंसेक्टिसाइड जैसे कि कुछ बैक्टीरियल्स और जो फंगल टॉक्सिन्स होते हैं जो पेस्ट और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट्स में आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो टॉक्सिक होने की वजह से यहाँ पे इंसेक्ट जो होते हैं ना वो उसको नहीं खाते, क्योंकि इसके अंदर इंसेक्ट अगर बैठेंगे तो उनको खुद ही वो टॉक्सिसिटी लगेगा, जहरीलापन लगेगा, तो वो लोग इसके लिए नहीं खाते हैं। एंड इसीलिए बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, जैसे कि एक नाम मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दोस्तों स्पिनोसैड। याद रखना, स्पिनोसैड जो मैं लिखाता हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसीलिए लिखाता हूं, बाकी चीज मैं आपको बोलता हूं देख लो है कि नहीं, तो इसको समझ लेना। तो स्पिनोसैड जो है एक बाय प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन का, ये क्या है? बायो पेस्टिसाइड है। तो स्पिनोसैड क्या है? एक बायो पेस्टिसाइड है, ये याद रख लेना। स्पिनोसैड एग्जाम में आएगा पक्का, ठीक है, लिख लेना इसको अच्छी तरीके से, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से यूज किया जाता है बायो फार्मिंग्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हमने चीजें आपको बता दी है और कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो यही था दोस्तों हमारा चैप्टर, काफी छोटा चैप्टर एक्चुअल में देखा जाए तो, मतलब पेजेस वाइज देखोगे तो बहुत बड़ा लगेगा यार, 15-20 पेजेस का चैप्टर है यार, दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। यहां पे एक राज की बात बताता हूं आपको, ये चैप्टर में आपको सबसे पहले जितने भी मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, चीज था, बटर था, ये था, वो था, इसको मैंने पढ़ा दिया आपको। उसमें जो बैक्टीरियाज का नाम जो दिया था, जो ईस्ट का नाम था, जो फंगस का नाम था, वो याद रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। अगर ये आप याद रख लोगे तो आधा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व। दूसरा चीज आपको याद रखना कि कौन से बैक्टीरिया से क्या अमीनो एसिड मिलता है, जो मैंने एक टेबल वाला एक्सप्लेन किया था, कौन से यूज में काम आता है, चॉकलेट बनाने में काम आता है, उसके वो किससे बनता है, ये वाला टॉपिक पढ़ लेना। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज बताया क्लीन टेक्नोलॉजी वाला, वो और ये फार्मिंग वाला, ये इतना कर लोगे, ये पूरे चैप्टर में से इसी में से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। और इसीलिए हम आपके लिए एलएमआर सीरीज का वीडियो लेकर आए दोस्तों, क्योंकि हमारा भी यही मानना है कि पूरा पूरा चैप्टर एकदम बेसिक तरीके से हमने ऑलरेडी आपको रेगुलर लेक्चर्स में समझाया था और आज भी आपको समझाया, लेकिन आज जो तरीके से समझाया वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझाया, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ के याद रख सको। और जो नाम मैं बता रहा था, जो आधा अधूरा नाम भी मैंने लिखा था, वो अपने टेक्स्ट बुक को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना। और जो भी आप फॉलो करते हो, 21 फॉलो करते हो या फिर जो भी डाइजेस्ट फॉलो करते हो, उसको अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ तकलीफ नहीं होगी आपको, बस इतना ही कहना चाहूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट और आपका वन शॉट तरीके से एलएमआर सीरीज ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड दिस चैप्टर ये भी हो गया कंप्लीट। तो आगे बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। मैथ्स के लिए कंटिन्यूस आपको मॉर्निंग में एलएमआर सीरीज मिल रहा होगा, साइंस के लिए भी आ रहा है, एंड गेम सीरीज आ रहा है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कई सारी चीज बता चुके हैं। इंग्लिश ग्रामर रिवीजन सीरीज आपको आ रहा होगा। एंड बाकी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स अगर ये कोई वीडियो देख रहा है उन तक मैसेज मेरा पहुंचा देना कि उनके लिए भी बहुत सारी चीजें आ रही है और आएगी आने वाले टाइम में सरप्राइजिंग तौर पर। तो बस बने रहना, हमारे साथ कनेक्टेड रहना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा है आपको ये वीडियो, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों एंड शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करो। और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड बाजू में बेल आइकन होता है, भूलना मत प्रेस करने के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।